तो yesterday we were discussing about NAM, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी हम मेनली वी आर फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल इशू, हाउ डिफरेंट डोमेन्स, वेदर यू टॉक अबाउट बाइपोलैरिटी। आज हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख रहे हैं, कल हम यूनाइटेड, अगर आज खत्म हो गया या नहीं तो इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेचुरली यूनाइटेड नेशन सिस्टम, दैट इज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद फिर नेचुरली हम बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया का जो 2B है वो हम 2A में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ये है, इसके बाद UN है, मोस्टली खत्म है। उसके बाद एक दो जो रीजनल ग्रुपिंग्स है वो हम बायलैटरल के साथ ही देख लेंगे, दैट्स नो इशू, ठीक है। सो देखो, when we are looking at the international scenario, when we go back, जब process of colonization started, it mainly revolved around the economic system, economic gain, उसी economic gain के through building up the military and expanding the colonies, or ultimately that resulted in World War I and Lenin called it a imperial war, ठीक है। तो देखो we are in India, तो ठीक है, तो इंडिया का एक करेंसी है रूपी। मैंने आपको कुछ, सपोज करो मुझे आपसे कुछ खरीदना है, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे अपना फोन दिया, ठीक है। बट सपोज देयर इज ए कंपनी इन इंडिया एंड देयर इज ए कंपनी इन द यूएसए। यूएसए की कंपनी तो सिर्फ डॉलर को पहचानती है, इंडिया की कंपनी सिर्फ रूपी को पहचानती है। इन दोनों के बीच में ट्रेड कैसे हो, कैसे हो? So that is something we have to discuss today and how this has evolved। और इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है, जो आप नियो लिबरल ऑर्डर, अन ऑर्डर डोमिनेटेड बाय यूएसए जो हम देखते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव टू डिस्कस टुडे, ओके। सो इसे हम डिवाइड करते हैं प्राइमरली 3 फेजेस में। वन वुड बी प्री ब्रेटन वुड्स सिस्टम, या फिर हम इसे आप कह सकते हो प्री वर्ल्ड वॉर II सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इट वाज ब्रेटन वुड्स सिस्टम, and around in 1970s this Bretton Woods systems collapsed। so उसके बाद आ गया पोस्ट ब्रेटन वुड्स सिस्टम, एंड द वे प्रेजेंट ग्लोबल कॉमर्स इज बीइंग कंडक्टेड, वो ये वाला फेज है, ठीक है। और इसके बीच बीच में और भी कुछ कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि यूएसएसआर ने कॉमिकॉन बनाया था, उसके बाद फिर आ गया था आपका वॉशिंगटन कंसेंसस की बात आई थी, नैम वालों ने बोला था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और इसके बाद फिर WTO सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995। तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी शैल बी लुकिंग एट। सो देखो, व्हेन वी आर लुकिंग एट प्री वर्ल्ड वॉर II सिस्टम, तो उस समय जो एक्सचेंज का सिस्टम था, दैट एक्सचेंज सिस्टम वाज पेग्ड टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड स्टैंड, और उसके लिए टर्म एक यूज होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। जैसे कि रूपी की वैल्यू क्या है, तो उसको मेजर किया जाएगा 1000 रुपीज या 100 रुपीज में, हाउ मच गोल्ड आई कैन बाई। एंड सिमिलरली सपोज आई हैव टू ट्रेड विथ ब्रिटेन, तो इन 100 रुपीज हाउ मच, और इन 100 पाउंड्स हाउ मच गोल्ड आई कैन बाई। जस्ट एक सेक, जैसे ये गोल्ड है आपका, आपको करना है रूपी में और पाउंड में, ठीक है। तो आप देखोगे कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत या 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, सपोज रूपी में है 100 रुपीज, ठीक है, और पाउंड में है इट इज जस्ट 10 पाउंड्स, ठीक है। तो अब जब
इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जब कॉमर्स होगा तो इट मींस 1 ब्रिटिश पाउंड विल बी इक्वल टू 10 इंडियन रुपीज। 10 और 100 का रेशियो है ना। सो दिस वाज द सिस्टम प्रायर टू वर्ल्ड वॉर टू, या प्रायर टू दिस ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, तो प्रायर टू वर्ल्ड वॉर टू, एज अ मैटर ऑफ एक्सचेंज, each and every currency was pegged to gold, कि इसके इतने रुपए में कितना सोना खरीदा जा सकता है, और उसी के बेसिस पर एक्सचेंज चलता था करेंसी में, कि ठीक है अब करेंसी दो या गोल्ड दो, दोनों की बात बराबर है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर गोल्ड है तो मैं 10 रुपए में, जितना मैं 1 पाउंड में गोल्ड खरीद सकता हूं उतना मैं 10 रुपए में गोल्ड खरीद सकता हूं। सो बेसिकली 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड। आज भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, जस्ट थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, सो उसके बाद व्हेन वी आर लुकिंग एट कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, कि ग्लोबल कॉमर्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर वाज इन केओस। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में द टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन, द टाइप ऑफ डेवास्टेशन विच वाज देयर, whether you talk about France or you talk about Britain or you talk about Italy, you talk about Germany, almost all the economies had collapsed, and USA was that sole power जो कि which was there and whose economy remained strong, क्योंकि दो USA took part in the second world war, लेकिन USA का कोई खास नुकसान नहीं हुआ था एक्सेप्ट फॉर दैट अटैक ऑन पर्ल हार्बर। तो यूएसए बिल्कुल असाइड रह गया था, एंड होल ऑफ यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड और डेवास्टेटेड। सो नेचुरली देयर वाज एन कंसर्न कि एक बार जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल कॉमर्स चलेगा कैसे। ओके, तो उसी के लिए 1944 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, और उस कॉन्फ्रेंस का लोकेशन जो था यूएसए में, द लोकेशन वाज ब्रेटन वुड्स। तो हम ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ये कुछ और नहीं, यही है इस जगह के नाम के कारण। जैसे हम क्यों कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में है सिचुएटेड। सो उसी तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस था, दिस कॉन्फ्रेंस वाज मेनली, और इसमें 44 नेशन हैड सपोर्टेड, 44 एलाइड नेशंस, जो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, मेनली यूरोपियन नेशंस, और बाकी सब तो दुनिया तो कॉलोनीज ही थी। सो दे हैड कम टुगेदर टू डिवाइज अ सिस्टम कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी शुड कंटिन्यू। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आइडिया दिया गया कि ओके लेट अस हैव अ ग्लोबल करेंसी, एंड दैट ग्लोबल करेंसी विल बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज और कॉमर्स। लेकिन इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कहा कि ग्लोबल करेंसी जो है अगर उसकी कोई सोवरन बैकिंग नहीं है, उसका वैल्यू क्या है, कोई मतलब तो है नहीं। आज के डेट में मैं एक करेंसी प्रिंट कर दूं, उस करेंसी का कोई वैल्यू है नहीं है। So that is why when the question was about common currency, it was simply rejected कि इसका कोई वैल्यू होगा नहीं। आज रूपी हैज गॉट अ वैल्यू बिकॉज देयर इज अ नेशन कॉल्ड इंडिया whose government is willing to back that, कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए के बराबर का वैल्यू का सामान मैं तुम्हें दूंगा। तो इसीलिए 10 रुपए जो है वो इंडिया में चलेगा, पाकिस्तान में जाकर के दोगे पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ब्रिटेन में नहीं चले, जर्मनी में नहीं चले। रीजन सिर्फ इतना है कि इंडिया ने गारंटी दी है, ब्रिटेन ने गारंटी दी है क्या, नहीं दी है। तो ब्रिटेन क्यों चलाएगा। वही ब्रिटेन में कोई ऐसा इंसान है जिसको लगेगा कि नहीं ये मेरे काम आ सकता है, जब मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं इसे चला लूंगा, तब वो आपसे वो 10 रुपए या 100 रुपए ले लेगा और बदले में जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा।
So basically every currency is a fiat currency. It does not have any intrinsic value. वो जो नोट होता है उस नोट का जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कोई कहता है वो सोने का तार है, कोई कहता है वो प्रिंटिंग इंक है, बट बेसिकली दैट हैज गॉट नो वैल्यू. Only thing is that since it is backed by a sovereign, backed by a government, and a government is willing to stand by that, इसलिए उस करेंसी की वैल्यू है. ठीक है. तो जब एक कॉमन ग्लोबल करेंसी की बात आई, दैट वाज रिजेक्टेड, क्योंकि उसका कोई सोवरन था नहीं. तो जो सेकेंड प्रपोजल था वो कुछ कुछ सिमिलर था इससे पहले जो हमने गोल्ड की बात की थी. उस समय यूएसए वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और रफली हाफ ऑफ द टोटल ग्लोबल गोल्ड वाज विद द यूएसए. तो कहा गया कि ओके हम ऐसा सिस्टम लगाते हैं, व्हाट वी वुड डू, कि जो यूएस करेंसी होगा इट विल बी पेग्ड टू गोल्ड. और वो एक फिक्स कर दिया गया था कि ठीक है, जो 33 आउंस, मतलब कि 1 आउंस गोल्ड का वैल्यू $33 या समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था. और जो रेस्ट ऑफ करेंसीज होंगी दे विल बी पेग्ड टू यूएस डॉलर. ठीक है. और ये जो बाकी सारी करेंसीज होंगी दे कैन फ्लक्चुएट 1%. तो इनका जो वैल्यू, ये इन सारे देशों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मेंटेन देयर करेंसी विद इन 1% ऑफ द फ्लक्चुएशन, कि उनका जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू यूएस करेंसी या यूएस. और यूएस का जो करेंसी होगा इट विल बी पेग्ड टू गोल्ड. कि ठीक है, कितने में, जैसे अगर हम $100 अगर है तो $100 में कितना सोना खरीदा जा सकता है. और बाकी जो करेंसीज होंगी दे विल बी पेग्ड टू द यूएस करेंसी. ठीक है. तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट गोल्ड. तो मतलब क्या था कि यूएस जितना भी डॉलर प्रिंट करेगा उतना डॉलर जो है वो यूएस को अपने पास रखना चाहिए. तभी तो वो बोलेगा ना कि ठीक है, इतना ये करेंसी का वैल्यू क्यों है, क्योंकि मेरे पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है. ठीक है. और उसके अलावा 2 और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे. वन वाज आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड द सेकंड वाज वर्ल्ड बैंक. इसी को भी और कहा जाता था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इसमें 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अपन को बस इतना याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और इन दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस. ठीक है. ये जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल लोन एट चीपर रेट्स. और जो आईएमएफ है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है. एंड आईएमएफ वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि बाकी जो भी करेंसी, बाकी जो भी देश हैं उनका करेंसी अकॉर्डिंगली पेग्ड रहे टू द यूएस डॉलर. और अगर किसी की इकोनॉमी नीचे जा रही है यू विल गो फॉर डिवैल्यूइंग योर करेंसी. ठीक है. और उसी तरीके से यूएसए के पास भी सपोज करो गोल्ड कम हो गया तो यूएसए भी क्या करेगा, यूएस भी अपना नीचे करेगा, करेंसी डिवैल्यू करेगा. ठीक है. तो यहां यू कैन सी कि जैसे आजकल क्या होता है, डेली रुपी का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, या युआन का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, येन का रेट ऊपर नीचे हो रहा है. यहां पे फ्लक्चुएशन का स्कोप नहीं था, यहां पे चीजें फिक्स थी. एंड ओनली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएशन विद इन इट. ठीक है. ये तो हो गया. सो नाउ यू हैव गॉट अ बैंक, you have got a fund,
as well as you have got a stable system for global commerce. नतीजा क्या हुआ? ग्लोबल कॉमर्स फ्लरिश्ड, ट्रेड वगैरह हो रहा है, ठीक है, बिकॉज देयर वॉज सर्टेन स्टेबिलिटी कि ठीक है, हाउ ट्रेड इज टू बी कंडक्टेड, व्हाट हैज टू बी द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इफ वी गो बैक, अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूं लिबरलिज्म वाले चैप्टर में। तो लिबरलिज्म वाले चैप्टर में हमने क्या कहा पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म स्टेट हैड बिकम अ नैनी स्टेट। थोड़ा सा पीछे चलना, क्लासिकल लिबरल के बाद जब पॉजिटिव लिबरल आया था कि सारी जिम्मेवारी स्टेट को, तो स्टेट हो गया था नैनी स्टेट। उसके कारण क्या होता कि स्टेट सब कुछ कर रहा है, तो जब स्टेट सब कुछ कर रहा है अकॉर्डिंगली स्टेट को करेंसी प्रिंट करना पड़ेगा। तो जितना करेंसी प्रिंट करेगा इसके मुताबिक उतना गोल्ड होना चाहिए यूएस के पास भी। यूएस के पास अगर गोल्ड नहीं है तो उसे बार बार अपना करेंसी डिवैल्यू करना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ इन 1960s एंड 1970s देयर वेर प्रोटेस्ट्स। वियतनाम वॉर चल रहा था अलग, तो उसके कारण यूएसए वाज आल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, सब कुछ हो रहा था, राइट। तो ये सब के कारण क्या हुआ, दिस सिस्टम कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि दुनिया में सोना लिमिटेड है। आप कितना सोना फिर माइन करके रखोगे। ऊपर से अगला क्या हुआ, जो ट्रेडर या बिजनेसमैन होते थे उनको पता है कि ठीक है, यूएसए जब करेंसी आपका इज पेग्ड टू गोल्ड, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, यूएस में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टेट का बजट बढ़ गया है, तो अब यूएस अपना करेंसी को डिवैल्यू करेगा। तो इसके कारण वो लोग स्पेक्यूलेशन करने लगे अगेंस्ट यूएस करेंसी। तो इसके कारण जैसे अभी आप नहीं देखते हो, इसी स्पेक्यूलेशन के चक्कर में सोरोस ने यूके का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसे बर्बाद कर दिया था। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले ही जब पता है कि करेंसी का वैल्यू नीचे आना है तो पहले ही कम वैल्यू पर ये लोग खरीद करके रख लेते हैं, ठीक है ना। या फिर पहले ही ज्यादा वैल्यू अभी है तो मैं एडवांस में बेच करके रख दूंगा, सो दैट आई नो दैट कल इसका रेट कम होगा तो कल मैं खरीदूंगा, ठीक है ना। इसे ऑप्शन एंड फ्यूचर वगैरह कहते हैं, वो ट्रेडिंग वगैरह का चीज है। तो ये सब के कारण द सिनेरियो वाज सच कि ये सिस्टम कंटिन्यू नहीं हो पाया, दिस आइडिया ऑफ पेगिंग इट टू गोल्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट 1971 में जो निक्सन यूएस प्रेसिडेंट था उसने बोल दिया कि मैं ये पेगिंग टू गोल्ड को मैं खत्म कर रहा हूं, नाउ यूएस करेंसी विल बी फ्री फ्लोटिंग। अब हमें जरूरत नहीं है इतना गोल्ड रिजर्व अपने पास रखने का, आवर करेंसी विल बी फ्री फ्लोटिंग। तो अब क्या हुआ, आफ्टर 1971 दिस वन एंडेड एंड दिस वन एंडेड, बेसिकली ऑल द ग्लोबल करेंसीज आर नाउ पेग्ड टू यूएस करेंसी एंड फॉर यूएसए करेंसी उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, यूएस का जितना मन उतना वो छाप सकता है नोट। इसी के कारण अभी यूएस का जो डेफिसिट है दैट इज मोर देन 100% ऑफ इट्स बजट। और ये जो बाकी सारी पेगिंग है वो सिर्फ इस कारण है बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन यूएस इकोनॉमी कि यूएस इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स। अगर यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो सारे का सारा मामला ही खत्म है। क्योंकि इंडिया का जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं तो उसका मेजर पार्ट तो डॉलर है। मैं डॉलर लेकर के जाऊंगा, यूएस कहेगा कि नहीं हम पैसा नहीं दे रहे, तो जैसे कि बैंकरप्सी डिक्लेयर होती है, श्रीलंका के केस में हुआ था, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड का जब मैच्योरिटी टाइम आया तो यू हैव टू पे बैक। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं, हम पे ही नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। ये उसी तरीके से जैसे रिलायंस ने सपोज करो बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, आपने बॉन्ड खरीदा कि मेरे को आगे जाकर के 8% 10% का रिटर्न मिलेगा, अचानक रिलायंस कंपनी बंद हो गए,
कुछ नहीं आप कर सकते हो। उसी तरीके से है, बट द प्रेजेंट सिस्टम इज दिस, दैट ऑल द ग्लोबल करेंसीज आर डायरेक्टली पेग्ड टू द यूएस डॉलर, एंड यूएस डॉलर वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, वो गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 में खत्म हो गया। सो बेसिकली अगर अभी आपको ट्रेड करना है तो क्या करोगे, सपोज करो इंडिया और रशिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगा हुआ है, इंडिया और ब्राजील को ट्रेड करना है, ठीक है। तो ब्राजील का सपोज करो कुछ भी XYZ करेंसी है, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो पैसे देकर के डॉलर खरीदेगा और वो ब्राजील को डॉलर में पे करेगा, और ब्राजीलियन कंपनी उस डॉलर को कन्वर्ट करेगी अपने करेंसी में, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से इफ वी आर सेलिंग समथिंग टू ब्राजील, तो सिमिलर विल हैपन दैट द ब्राजीलियन कंपनी will convert by dollar and pay to us, and then we will again convert it. So this is what gives US that veto, क्योंकि यूएस ने एक बात बोल दिया कि नहीं, हमने सैंक्शन लगा दिया, मतलब कि ये कंपनी डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती, या फिर ये देश डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, यू आर वर्चुअली आउट ऑफ दैट ग्लोबल कॉमर्स। अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा तो यही सैंक्शन लगा था, तो रशिया और चाइना ने क्या किया, चाइना का जो करेंसी है युआन, वो लोग उसमें ट्रेड करने लगे, क्योंकि रशिया को मोस्ट ऑफ द चीजें चाइना से चाहिए थी, एंड चाइना रिकॉग्नाइजेज युआन। हमारे साथ जब हुआ था तो चूंकि हम रशिया के साथ डॉलर में ट्रेड नहीं करते, तो वो था रूपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म, कि हमें जो भी चीजें हम रशिया से खरीद रहे हैं उसके बदले हम उस कंपनी को, एक मिनट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जो रशियन कंपनी है ये पे करेगी रबल में, ठीक है। ये जो इंडियन कंपनी है ये पे करेगी रुपी में, ठीक है। लेकिन दोनों तो एक दूसरे की करेंसी को पहचानते नहीं है, तो क्या होगा कि ये एक जगह पर ये सारे का सारा करेंसी इंडिया में एक बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, ये जो है ये रशिया में एक अकाउंट में जमा हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इंडियन कंपनी को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, ठीक है, तो सपोज करो अनदर इंडियन कंपनी, ठीक है, एंड अनदर रशियन कंपनी, तो यहां क्या होगा कि ये जो इंडिया में पैसे जमा हैं ये तो बेसिकली रशियन मनी है और ये इंडियन मनी है, तो ये जब रशिया को खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो सिंपली इस कंपनी को यहीं से पे कर दिया गया, और सिंपली अगर सपोज करो हमें रशियन कंपनी से कुछ खरीदना है तो यही रबल को इस कंपनी को पे कर दिया गया। तो इस तरीके से इस पूरे ट्रेड में हमने क्या किया, डॉलर को गायब कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें रशिया से ज्यादा चीजें खरीदनी है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे रुपी जमा होता रहेगा क्योंकि हमें रशिया से एनर्जी बहुत ज्यादा खरीदना है। लेकिन इंडिया को रशिया से ज्यादा चीजें, सॉरी, रशिया को इंडिया से ज्यादा चीजें खरीदनी ही नहीं है। इंडिया हैज टू बाई अ लॉट फ्रॉम रशिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बट रशिया डज नॉट हैव टू बाई अ लॉट फ्रॉम इंडिया। तो नतीजा क्या हुआ, इस अकाउंट में रुपी बहुत ज्यादा जमा हो गया और यहां पे रबल कम जमा हुआ, तब इतना सारा जो रुपी जमा है इसका यूज क्या हो। सो दैट इज वाई दिस सिस्टम वॉज लेटर ऑन सस्पेंडेड। ये लोग बोल रहे थे कि ये जो रुपी है ये हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने दो, सो दैट इवन इफ आई एम नॉट, अगर ये बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो हार्डली आधा परसेंट 1% रिटर्न मिलेगा, बट इफ आई इन्वेस्ट दिस इन द शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, रिटर्न ज्यादा अच्छा होगा। तो आरबीआई ने कहा कि स्टॉक मार्केट में नहीं, तुम गवर्नमेंट बॉन्ड इससे खरीद सकते हो, बट ये कह रहे थे कि हमें इंडियन मार्केट में
खरीदने तो। सो दिस इज द मैकेनिज्म इफ यू वांट टू स्किप डॉलर। और यही मैकेनिज्म हमने ईरान से भी किया था। हम ईरान से तेल लेते थे, ईरान को हमसे चाय लेना था, राइस लेना था, तो ये रूपी रियाल मैकेनिज्म चलता था। या फिर इसी तरीके से जब इराक पर सैंक्शन लगा था तो हम क्या करते थे, वो फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम था। हम इराक से तेल लेते थे और हम बदले में उसको फूड देते थे या फूड ग्रेन देते थे। सो बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ डॉलर इट विल ओनली बी अ बार्टर सिस्टम, कि तुम्हें कुछ जरूरत है तुम मुझसे ले लो और मुझे कुछ जरूरत है मैंने तुमसे ले लिया। सो बेसिकली दिस इज हाउ द ग्लोबल कॉमर्स रन्स। ठीक है, तो अभी के डेट में क्या है, दैट गोल्ड स्टैंडर्ड वो खत्म हो गया, एंड नाउ इट इज जस्ट दैट ऑल द करेंसीज आर पेग्ड टू यूएस डॉलर, and the trust in US dollar is because of the trust in US economy, that since it is the largest economy, most vibrant economy, so it is not US economy is not going to collapse. ठीक है, got it? अब जब ये हुआ सो okay, so you saw that how the pre-Bretton Woods system all currencies were pegged to gold. Under Bretton Woods system only US currency was pegged to gold and all other currencies were pegged to the US dollar. And presently in the post Bretton Woods system, when this system of fixed exchange rate system or gold standard collapsed, तो क्या है कि all the currencies are pegged to US currency, but US currency is not pegged to anything else. Got it? ठीक है, हाँ हाँ, किस पर? तो मैंने बताया ना ये वाला, हाँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अभी वही आगे बात चल रही है अबाउट डाइवर्सिफाइंग द ट्रेड, कि रशिया को जो चीजें चाहिए वो रशिया इंडिया से ले ले, क्योंकि इंडिया को रशिया से मेनली दो चीजें चाहिए होती है, एनर्जी और वेपन्स। अब रशिया को सपोज करो हमारे यहाँ से कोई मशीनरी चाहिए होती है, फार्मास्यूटिकल चाहिए होता है, इस तरीके से ये सारी चीजें देखी जाती हैं, दैट व्हाट इज इट दैट इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया, तो उस तरीके से ये चीजें चलती हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप एक कोटा फिक्स कर दोगे कि मैक्सिमम ठीक है, चूंकि दोनों तरफ का बायलैटरल ट्रेड का बैलेंस इतना है तो सिर्फ 15 बिलियन 20 बिलियन डॉलर की चीजें खरीदी जाएंगी, उसके बाद नहीं खरीदी जाएंगी, इस तरीके से चीजें चलती हैं। प्लस इट इज एक्सपेक्टेड कि अब चूंकि ट्रंप आ गया है तो रशिया के ऊपर से सैंक्शन हट जाएगा, और एक बार सैंक्शन हट गया ये सारे रुपये को आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, बताया तो था यूक्रेन के कारण, ईरान पर जैसे सैंक्शन लगा हुआ है, वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं ना कि सैंक्शन कैन बी कंट्री स्पेसिफिक, सैंक्शन कैन बी कंपनी स्पेसिफिक। वो बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये डॉलर में नहीं ट्रेड कर सकती। ठीक है, तो अब देखो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला था जिसके बारे में यू विल रीड CMEA, और इसी को कहा जाता है कॉमिकॉन भी। अब देखो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया, एक सिस्टम बना दिया। सो वी आर, एक दूसरा ब्लॉक भी तो बना हुआ है, सोशलिस्ट ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक। ठीक है, प्लस यूएसए ने मार्शल प्लान भी लॉन्च किया, तो उसके अगेंस्ट रशिया ने लॉन्च किया था काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस
और कॉमिकॉन, उसी को कहा जाता है कॉमिकॉन। तो दिस वॉज रशियन इनिशिएटिव टू हेल्प द सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज एंड टू काउंटर द मार्शल प्लान। ठीक है, इसी को कॉमिकॉन कहा जाता है। एंड दिस वॉज रशियाज गोल एज अ काउंटर टू ब्रेटन वुड सिस्टम एंड मार्शल प्लान, help the countries in Soviet sphere of influence and linking those economies with the Soviet economy। ठीक है, तो ये कॉमिकॉन का गोल था। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या था कि जो बाकी जो इकोनॉमीज थी, दे वेर नॉट दैट मच डाइवर्स। ऑल दीज इकोनॉमीज they were dependent on the Russian on the USSR economy or the Russian economy. So slowly क्या हुआ, continuously the dependency kept on increasing. Economically they were not vibrant, तो इनका नेचुरली इनका ट्रेड हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे जो इकोनॉमीज थी दे वर ऑल स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, इट वाज कमांड इकोनॉमी। सो आपके पास किसी तरह की फ्रीडम लिबर्टी नहीं थी रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग इनोवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। गॉट इट। तो उसी कमांड इकोनॉमी के कारण क्या हुआ कि ये सारी जो आपका कॉमिकॉन था, कॉमिकॉन फेस्ड चैलेंजेस। क्यों? क्या है? लैक ऑफ इनोवेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, स्टेट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन रशिया, राइट। इनोवेशन, अच्छा नहीं, लैक ऑफ कंपटीशन, राइट, एंड इनएफिशिएंसी। So when we are looking at why USA remained and USSR collapsed, so apart from other factors, this was also a factor that the system that was created by the USA, that was very much vibrant, but the economic system or economic cooperation that was created by the USSR, that was static, that was stagnant, and that lacked innovation. It increased dependence on the रशियन इकोनॉमी। और इन दी एंड क्या हो गया कि विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, कॉमिकॉन केम टू एन एंड। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो कॉमिकॉन सरवाइव क्यों करेगा? ठीक है।
ओके, तो ये कॉमिकॉन क्योंकि आपके असल में आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ये काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस के बारे में। सो सारा काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस सिर्फ इतना ही था। ओके, अब एक और टॉपिक आता है, दैट इज, हमने पहला देख लिया ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज रिलेटेड टू द लिबरल वर्ल्ड, लिबरल ऑर्डर। कॉमिकॉन और सीएमईए वाज एसोसिएटेड टू द सोशलिस्ट ब्लॉक। एक और ब्लॉक भी तो था ग्लोबली, और कौन सा ब्लॉक था? थर्ड ब्लॉक कौन सा था? नैम, राइट। तो इन 1970s, मेनली 1971, they gave the idea of new international economic order, NIEO। ठीक है, so this was proposed by the NAM nations at the Algiers conference in 1973। ओके, उसके आगे क्या हुआ था 1975 में, एट द यूएनजीए सेशन, बात क्या हो रही थी? अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NIEO। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NIEO और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो देखो एवरी आइडिया हैज ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। तो इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम द ग्लोबल कॉमर्स वाज ग्रोइंग, ठीक है, लेकिन जो कॉमन्सरेट बेनिफिट है टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो नैम को हम देख रहे हैं, दे आर बेसिकली द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, द नैम, द डेवलपिंग वर्ल्ड, दे वी आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। और इसी टाइम पर इफ यू सी, डिपेंडेंसी थियरी किस टाइम पर आया था? डिपेंडेंसी थियरी, वर्ल्ड सिस्टम थियरी इसी टाइम पर आया था ना। तो इसके कारण क्या हुआ, अमंग द डेवलपिंग वर्ल्ड देयर वाज अ डिमांड कि वी वांट अ मोर फेवरेबल ट्रेड, कि जो ट्रेड हो वो रादर देन बेनिफिटिंग द डेवलप्ड नेशंस, दे शुड बेनिफिट अस। द डेवलपिंग नेशंस, they should have greater control or greater say over the MNCs that are functioning in their territories. They argued that rather than providing us with aid, do trade with us, और उस ट्रेड में क्या करो, हमें थोड़े फेवरेबल कंडीशंस दो, सो दैट वी आर फार मोर कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस विथ यू। और जो बिजनेस है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे आर एट अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन, उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो आपके डेवलपिंग नेशंस के पास था नहीं। तो इसीलिए इन्होंने कहा दैट रादर देन प्रोवाइडिंग अस विथ एड, गिव अस अ मोर फेवरेबल व्यू। हमारे ऊपर से टैरिफ कम करो, हमें टैरिफ लगाने दो। द एमएनसीज विच आर वर्किंग इन आवर टेरिटरी, लेट अस हैव ग्रेटर से ऑन देम, so that we should be able to control them। पर्पस क्या है? they should not be able to exploit our economy। क्योंकि इस समय तक ये चीजें दिख रही थी that because of this trade ultimately the developed worlds are benefiting at the cost of developing societies and the LDCs। so that was the idea of new international economic order, कि आप जो लिबरल आइडिया पर चला रहे हो, दैट लिबरल आइडिया इज नॉट राइट बिकॉज इट इज रिजल्टिंग इन इनइक्वालिटी।
जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर सफरिंग, सो दैट इज वाई वी वांट अ ट्रेड रूल विच इज इन मोर फेवर ऑफ अस एंड वी शुड बेनिफिट मोर बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, तो ये नैम के प्लेटफॉर्म से किया गया था। तो जो आपका नैम का जो सेकंड डेकेड देख रहे हो 1970s का मेन फोकस ही था इकोनॉमिक डोमेन एंड द कॉल फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यूएनजीए ने भी एग्री किया। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि थोड़ा पीछे जाकर के देखो कि 1971 में ही जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो तो निक्सन ने अलग कर दिया था, बिकॉज 1970s was the time when the western or the developed economies they were suffering. So at a time when I am suffering I cannot provide additional fund to you, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, मैं तुम्हारी इकोनॉमी क्यों स्ट्रेंथन करना चाहूंगा। ठीक है, प्लस देयर वेर अदर स्कॉलर्स हु सेड दैट बेसिकली दे आर द नैम नेशंस दे आर डिमांडिंग प्रोटेक्शनिज्म, कि हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने दो। तो बेसिकली दिस इज अ पुश टुवर्ड्स कमांड इकोनॉमी, जो सोशलिस्ट एजेंडा है। सो दैट इज वाई यूएसए एंड मेनी ऑफ द अदर थिंकर्स दे डिड नॉट अग्री टू द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो समझ में आ गया कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या था। बस इतना था दैट सिंस द डेवलपिंग नेशंस दे आर नॉट एबल टू compete and they are being exploited by the developed nations, the developing nations should get a favorable trade so that they are able to better utilize it for their own development, etc etc etc। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या हुआ 2008 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आया, एंड इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन कि ग्लोबल इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग वंस अगेन, the developed nations are taking benefit of the developing nations. So that is why in 2018 UNGA once again passed a resolution in the favor of NIEO। ठीक है, तो हमने इसका पॉजिटिव देख लिया, इसका नेगेटिव क्या है, पुशिंग फॉर प्रोटेक्शनिज्म, हिंडरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, imposing the socialist agenda of control, command and control economy. These were all limitations. So that is why USA and other thinkers they criticized it, and they did not, and the countries did not agree to new international economic order। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन देखो सीएमईए जो था वो किसी से कुछ डिमांड नहीं कर रहा था, वो तो सोशलिस्ट ग्रुप का एक अपना ब्लॉक था, तो वो सोशलिस्ट ग्रुप के अंदर। लेकिन ये जो नैम था, नैम वाज नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड विद इन नैम, but they were talking about the trade with the developed nations, and what should be the term of that trade, how the order should be, so that the developing nations are benefited, और जो ये जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है दिस इनइक्वालिटी कैन बी टैकल्ड एंड मिनिमाइज्ड। ठीक है, क्यों एग्री करेंगे वो, क्योंकि उल्टा उनका नुकसान जा रहा है ना। अभी जब आप क्लाइमेट चेंज पर देख रहे हो सेम चीजें हो रही हैं, WTO पर देख रहे हो सेम चीजें हो रही हैं, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स, नाउ दे नो कि अगर हमने इनके एजेंडा को माना तो अल्टीमेटली विल बी एट लॉस। तो दैट इज व्हाई नेचुरली दे विल नॉट एग्री। उस समय भी एग्री नहीं किए, और उसके बाद जिस समय 1973 में हम बात कर रहे थे उस समय यूएस इकोनॉमी वाज अंडर क्राइसिस। तो क्राइसिस के टाइम में तुम कह रहे हो कि मेरे को और फेवरेबल ट्रेड दो, मेरे को और ज्यादा डेवलपमेंटल सपोर्ट दो, नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरीके से रोनाल्ड रीगन ने साफ साफ बोल दिया था 1981 में हुआ था नॉर्थ साउथ समिट में कि रादर देन दिस प्रिफर्ड ट्रेड द फोकस शुड बी ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फ्री मार्केट एंड डेमोक्रेसी, एंड थ्रू दिस पाथ ओनली देयर कैन बी प्रॉस्पेरिटी इन द डेवलपिंग नेशंस। ठीक है,
तो ये था आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, अब अगला इसी के बाद देखो, नाउ वी हैव टू कम टू, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद नाउ देर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज वॉशिंगटन कंसेंसस। सो देखो, थिंग इज, एंड दिस वॉशिंगटन कंसेंसस, दिस आइडिया केम इन 1989। ठीक है, तो इसके बैकड्रॉप में व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, तो सबसे पहले डिमांड फॉर एनआईईओ, दिस वाज रिजेक्टेड। देन जब हम 1989 की बात कर रहे हैं, तो जो आपका सोवियत ब्लॉक था, इट वाज फेसिंग क्राइसिस एंड अल्टीमेटली इट कोलैप्स्ड। ठीक है, even in ideological terms, 1980s was the decade when there was a shift from positive liberalism to neoliberalism. And while studying neoliberalism, we had discussed that इससे पहले जो लिबरलिज्म का एजेंडा था नेशनल, बट नियोलिबरलिज्म मेड द एजेंडा इंटरनेशनल, that it is not only about freedom within the economies, but freedom should be between economies as well. There should be freedom to trade. ठीक है, प्लस जब कोलैप्स, जब सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स ही हो रहा है, 1991 में आपका कोल्ड वॉर खत्म ही हो गया, तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी दी ओनली एजेंडा। ठीक है, साथ ही साथ हमने 1970s में देख रखा है कि 1970s में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू हाई बजट डेफिसिट। बेसिकली बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबरल्स। ठीक है ना, तो इस समय इन लीडरशिप टर्म्स देयर वाज रोनाल्ड रीगन and Margaret Thatcher, and economic terms it was Milton Friedman. And there was a consensus within USA, mainly IMF, World Bank and US Treasury, that if you want prosperity, you need to go for free trade, reduce tariff to achieve prosperity, right? So this was the idea of, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लिंक करके, that how all these ideas, ideological factors as well as the contemporary scenarios resulted in emergence of Washington consensus। और इस वॉशिंगटन कंसेंसस के अंडर में 10 पॉइंट थे। वो 10 पॉइंट वैसे मैं आपको न्यू लिबरलिज्म में लिखवा चुका हूं, पर जो 10 पॉइंट है आप सिंपली देख सकते हो। आपका जो होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, देन आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना है, बजट डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, आपको टैरिफ का रिडक्शन करना है। ठीक है ना, आपको मार्केट एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिव रखना है। सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स बेसिकली सो एज टू यू रिड्यूस योर टैरिफ बैरियर, यू रिड्यूस योर ट्रेड बैरियर एंड प्रोवाइड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, और इसके आगे आफ्टर वॉशिंगटन कंसेंसस क्या हुआ कि जो भी डेवलपिंग नेशंस वेंट फॉर हेल्प टू IMF
तो इन्होंने क्या किया, हेल्प को मेड द हेल्प कंडीशनल ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजिंग और ओपनिंग द इकोनॉमी। हमारे यहां भी जब हम 1991 में वी वेंट टू द आईएमएफ, आईएमएफ ने ये सारे कंडीशंस लगाए थे ना वे, और ये जो है इसको इन लोगों ने क्या कहा, या तो इन्होंने कहा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, एसएपी, या फिर शॉक थेरेपी। So basically, in the guise of Washington Consensus, what USA did was to push the developing world to open up their economy, to have greater trade. ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे, और ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस आया इसका जो बैकड्रॉप है कि इन 1980s जो लैटिन अमेरिकन नेशंस थे दे वर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उसी के बैकड्रॉप में जब हम देख रहे हैं डिपेंडेंसी थियरी, तो वो डिपेंडेंसी थियरी जब एजी फ्रैंक दे रहा है वो तो लैटिन अमेरिका पर ही बेस्ड है ना। ठीक है। तो 1980s में लैटिन अमेरिका में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनली इन लैटिन अमेरिका। तो they gave the idea that this economic crisis can be tackled and economic prosperity can be ensured only by going for freedom of trade and commerce across the world। ठीक है। तो इस तरीके से आपका वॉशिंगटन कंसेंसस इमर्ज हुआ। एंड वॉशिंगटन कंसेंसस, इसके जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, फिस्कल डिसिप्लिन हो गया, लिमिटिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्स रिफॉर्म्स हो गया, टैरिफ कम करना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन करना, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। और एनीवे हमने जब नियो लिबरलिज्म पढ़ा तब भी हमने ये सारी चीजें देख रखी हैं। ठीक है।